ऑप्शन बचे थे, शरद पवार, लेकिन शरद पवार की उम्र हो गई है, शरद पवार के जो दामाद और उनकी बेटी है वो पीएम बनने की हैसियत नहीं रखते, इसलिए उनको दूसरा नाम सोचना पड़ा, तो उन्होंने चिदम्बरम को तय किया। यानी चिदम्बरम है वो कांग्रेस के अंदर एंटी सोनिया ऑल्टरनेटिव की तरह उभर रहे थे। अब जब सुब्रमण्यम स्वामी चिदम्बरम को जेल भेजने की कोशिश कर रहे हैं तो फायदा किसको हुआ? 2014 में 20% चांस है कि कांग्रेस फिर से आएगी, तो फायदा किसको होगा? यदि चिदम्बरम जेल में है या तो बदनाम, बहुत बुरी तरह से बदनाम हो गए, तो फायदा होगा या तो प्रणब मुखर्जी को या तो राजकुमारी प्रियंका गांधी को, तो दोनों में से कोई भी बने, फायदा तो सोनिया गांधी को हुआ। तो इसमें जहां तक उनका ये चिदम्बरम के खिलाफ मुहिम है, साफ साफ दिख रहा है कि वो सोनिया गांधी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अंत में आता है कि वो कहते हैं कि कांग्रेस देश की बड़ी दुश्मन है। बात ठीक है, कांग्रेस देश की बहुत बड़ी दुश्मन है, कांग्रेस के एक एक नेता देश का दुश्मन है, पर देश के उससे बड़े दुश्मन है मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरी। तो सुब्रमण्यम स्वामी इन दोनों को तो फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। 1925 में चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, राइटिंग में है ये, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का मैनिफेस्टो। चंद्रशेखर आजाद और उनके गुरु सचिंद्रनाथ सान्याल ने कहा था कि हम जिस गणराज्य की स्थापना करना चाहते हैं उसमें राइट टू रिकॉल होगा, क्योंकि यदि राइट टू रिकॉल ना हुआ तो डेमोक्रेसी एक मजाक बन के रह जाएगा। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड में बोल रहा हूं, आप गूगल करेंगे सचिंद्रनाथ सान्याल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन राइट टू रिकॉल, आपको उनका पूरा मैनिफेस्टो आ जाएगा। उसके बाद जयप्रकाश नारायण ने राइट टू रिकॉल के बारे में कहा, उनका समर्थन किया, उन्होंने मुहिम चलाई। राजीव दीक्षित जी ने, उनके 3 वीडियो टेप आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जिसमें उन्होंने राइट टू रिकॉल की डिमांड की, और चौथा वीडियो टेप उनकी हत्या के सिर्फ 2 दिन पहले का 28 नवंबर 2010 का है, जब उन्होंने माहौली में बोला था कि हम राइट टू रिकॉल पे मुहिम चलाएंगे और 2 दिन बाद उनकी हत्या होगी। तो चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए, उसके बिना डेमोक्रेसी मजाक हो जाएगी। जयप्रकाश नारायण ने भी यही बात कही, दीक्षित जी ने भी यही बात कही, और सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं राइट टू रिकॉल बकवास है। यह उनका वीडियो टेप यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा जिन्होंने उन्होंने साफ साफ कहा कि राइट टू रिकॉल इज अ नॉनसेंस, और वो अपने सारे कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि राइट टू रिकॉल का विरोध करो। वो झूठ बोलते हैं कि राइट टू रिकॉल से इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। इतने देशों में राइट टू रिकॉल है, कहीं भी इंस्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन लगातार वो फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 1000 एक फॉर लूप बना के लगातार झूठ बोल रहे हैं कि राइट टू रिकॉल से इंस्टेबिलिटी आएगी, और अपने कार्यकर्ताओं के भी जहां भी जाते हैं कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं की राइट टू रिकॉल का विरोध करो। कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि झूठ बोलो कि राइट टू रिकॉल से इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। अब राइट टू रिकॉल का विरोध करने से फायदा किसको हुआ? मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरियों को। क्यों? क्योंकि आज उनको 500 नेता को रिश्वत देके 500 एमपी एमएलए मिनिस्टर जो भी है 500 700 हजार उनका काम निकल जाता है। राइट टू रिकॉल आएगा तो हर एक एमपी घबराएगा कि मैं यदि एक्सपोज हो गया तो 15 दिन में लोग मुझे निकाल देंगे। वो बहुत सारे केसों में रिश्वत लेने से मना कर देगा, और रिश्वत देने वाला भी सोचेगा कि मैं इसको रिश्वत दूंगा, फायदा क्या? बात तो एक्सपोज हो ही जाएगी, 15 दिन के अंदर, महीने के अंदर लोग इसको निकाल देंगे, उसकी जगह दूसरा आएगा वो लेना बंद कर देगा, और इस तरह से बार बार आदमी बदलेंगे तो मुझे कोई फायदा तो होने नहीं वाला। यानी साफ साफ दिख रहा है कि राइट टू रिकॉल में सबसे बड़ा नुकसान है तो मल्टीनेशनल कंपनियों को मिशनरी है, और इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी इसका विरोध करे। तो आप देखिए कि सुब्रमण्यम स्वामी किसके आदमी है? क्या वो भारत के आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं? भाई राइट टू रिकॉल में तो भारत के आम आदमी का फायदा है। आम आदमी के पास पावर आता है कि वो पीएम को निकाल सके। राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज, आम आदमी का फायदा है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज को नौकरी से निकाल सकता है। तो ये जो जस्टिस वोडाफोन ने जजमेंट दिया कि 11,000 करोड़ वोडाफोन को छूट दे दी, और भारत सरकार को 11,000 करोड़ का चूना लगा दिया। भारत सरकार को 14,000 करोड़ का चूना लगा, उससे हुआ क्या कि एक औसत हिंदुस्तानी को 140 रुपए का नुकसान हुआ, और इस तरह के 4 केस और है जिसका टोटल होता है 40,000 करोड़। यानी एक आम आदमी को 400 रुपए का नुकसान पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उसके पास सुप्रीम कोर्ट के जज को, चीफ जज को नौकरी से निकालने का पावर नहीं है। और इसी तरह से राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आता है तो आम आदमी का फायदा है, एजुकेशन इंप्रूव होगा। और सुब्रमण्यम स्वामी ये सारी चीजों का विरोध करते हैं कि राइट टू रिकॉल पीएम बकवास है, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज बकवास है, राइट टू रिकॉल एमपी एमएलए बकवास है, और कार्यकर्ताओं को उकसाते हैं, कार्यकर्ताओं को उकसाते हैं कि राइट टू रिकॉल का विरोध करो। यदि आपको मेरी बात में विश्वास नहीं है तो आप सुब्रमण्यम स्वामी को फोन करके पूछ लीजिए।
कि आप क्यों झूठ बोल रहे हैं कि राइट टू रिकॉल से इंस्टेबिलिटी आएगी, क्यों आप राइट टू रिकॉल का विरोध कर रहे हैं, और वो देखो कि आप बकवास कारण देते हैं। यहां तक कि 1 साल से मेरे जो भी परिचय में कार्यकर्ता है वो उनसे विनती करते हैं कि आप जनता पार्टी का 1977 का मैनिफेस्टो जनता पार्टी के वेबसाइट पर डालो। वो जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। जनता पार्टी 1977 में पहली पार्टी थी, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनाई थी जिसने, और वो भी उनके 370 एमपी आए थे, कोई छोटे, ऐसा नहीं कि सिर्फ 270 एमपी से जीती थी, 370 एमपी उस पार्टी को मिले थे। उनका मैनिफेस्टो एक हिस्टोरिकल वैल्यू रखता है और उस मैनिफेस्टो को वो वेबसाइट पे रखने से शर्माते हैं। जनता पार्टी के प्रेसिडेंट को उनकी पार्टी का वेबसाइट, उनकी पार्टी का मैनिफेस्टो रखने से डर लग रहा है कि भाई मैं अपने पार्टी का 1977 का मैनिफेस्टो वेबसाइट पे नहीं रखने वाला। क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि उस वेबसाइट में उस मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा है कि हम राइट टू रिकॉल भारत में लाएंगे, और जिस राइट टू रिकॉल के प्रॉमिस पे जिस पार्टी को 370 एमपी मिले, उस पार्टी के प्रेसिडेंट आज यदि राइट टू रिकॉल का विरोध करते तो मुझे कोई इस पॉइंट पे प्रॉब्लम नहीं है कि भाई आपकी पार्टी ने 40 साल पहले वचन दिया था तो वो वचन आपको भी निभाना पड़ेगा, पर वो उस मैनिफेस्टो को वेबसाइट पे रखने से डर रहे हैं। और अंत में मैं पूरा समराइज करूंगा कि आप जो भी आप सुब्रमण्यम स्वामी के भक्त वगैरह है, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उनसे पूछिए कि 1999 में आपने सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश की थी क्या? आपने 1990 में जयललिता, जो कि मोस्ट करप्ट चीफ मिनिस्टर है आज की तारीख में, मोस्ट करप्ट चीफ मिनिस्टर बोल सकते हो आप उसे, उसको आपने दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी कहा था। आपने सोनिया गांधी को लक्ष्मी दुर्गा या लक्ष्मी या सरस्वती कहा था या नहीं कहा था? और वाजपेयी की सरकार जिसने पोखरण 2 का अच्छा काम किया था उसको आपने गिराने की कोशिश क्यों की? ये सवालों का जवाब आपको उससे मिलेंगे। जब वो आपको गोल गोल जवाब देंगे तो आपको आपके सामने उसकी पोल खुल जाएगी। मेरा मकसद इतना ही है कि इनकी बातों से फायदा हो रहा है मल्टीनेशनल कंपनियों को। बाकी सुब्रमण्यम स्वामी से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना उन्होंने मतलब कोई लेना देना ही नहीं थे, लेकिन जब मैंने उनके स्टेटमेंट पढ़ने शुरू किए और जो एक्शन देखना शुरू किया तो साफ दिखा कि भाई एक भेड़िया बकरी की खाल पहनकर आ गया है। वो ऐसा दिखा रहा है कि वो देशभक्त है, वो देश के दुश्मनों के खिलाफ लड़ रहा है, पर उसमें जो भी वो काम कर रहा है उससे देश के दुश्मनों को फायदा हो रहा है। कि उन्होंने जब पोखरण 2 करने के बाद वाजपेयी की सरकार गिराई तो फायदा अमेरिका को हुआ, देश के दुश्मनों को हुआ। उन्होंने सोनिया गांधी को 99 में पीएम बनाने की कोशिश की, फायदा देश के दुश्मनों का था। और अभी वो राइट टू रिकॉल का विरोध कर रहे थे क्योंकि मिशनरी और मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिकों को राइट टू रिकॉल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो राइट टू रिकॉल का विरोध, आजकल उनका ज्यादा टाइम तो राइट टू रिकॉल के विरोध में जाता है। और अंत में वो जो भी उन्होंने ये सोनिया गांधी के एफिडेविट में क्यों उन्होंने पूरा एफिडेविट रफा दफा करवा दिया, पूरा केस रफा दफा करवा दिया? वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कह सकते थे कि भाई सोनिया गांधी को सजा करो, और यदि सुप्रीम कोर्ट का जज सजा करने से मना करता है तो एमपी को लेटर लिख सकते थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज को इंपीच करो, क्योंकि कानून में लिखा है कि भाई एफिडेविट पे जो झूठ बोलता है उसको 6 महीने की जेल की सजा होनी चाहिए। और यदि जज कानून को इंप्लीमेंट करने से मना करता है तो एक वैलिड केस बनता है कि भाई जज को नौकरी से निकाला जाए। तो ये जो स्टेप लेने चाहिए, एक यदि कोई आदमी अच्छा आदमी है, कमिटेड आदमी है, तो वो इस तरह से स्टेप लेगा कि जज को बोलेगा कि भाई सोनिया गांधी को जेल भेजो 6 महीने के लिए, उसका एमपी का इलेक्शन कैंसिल करो और उसको 6 महीने के लिए 6 साल के लिए इलेक्शन पे बैन लगाओ। यदि जज जजमेंट नहीं देता है तो एमपी को लेटर लिखो कि भाई इस जज को इंपीच करना है। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने इतना ही बोला कि भाई मुझे सिर्फ, उन्होंने क्या सजा मांगी थी? उन्होंने कोई सजा ही नहीं मांगी, उन्होंने इतना ही बोला कि सोनिया गांधी ने झूठ बोला है। भाई झूठ बोला है वो तो पूरे देश को पता है, उसमें कौन सी नई बात कही आपने? पूरा देश जानता है कि सोनिया गांधी की डिग्री, सोनिया गांधी ने कभी कैम्ब्रिज से कोई बड़ी डिग्री हासिल ही नहीं की है। और जो एफिडेविट में झूठ बोला वो तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बोलते हैं कि झूठ बोला, क्या हो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। कांग्रेस के कार्यकर्ता मुंह पे बोलते हैं कि भाई सोनिया गांधी ने झूठ बोला है और जुडिशरी हमारे जेब में है, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो यहाँ पे वो सोनिया गांधी ने भी झूठ बोलने की हिम्मत इसलिए क्योंकि उनको पता था कि जज है वो सजा नहीं करने वाले। यदि उनको जरा भी भय होता कि जज उन्हें जेल की सजा करेंगे या तो उनका इलेक्शन कैंसिल करेंगे तो वो ऐसा झूठ बोलने की हिम्मत ही नहीं करती। और जब जुडिशरी एक्सपोज हो गई कि भाई जज है वो इतने साफ केस में भी सजा नहीं करते,
तो सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज सब ईमानदार है। ये उनका स्टेटमेंट, आप उनको पूछ लीजिए, वो हमेशा बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज ईमानदार है, नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट के जज के भ्रष्टाचार या उनका जो रिलेटिव है उसके खिलाफ कोई मुहिम नहीं करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों को समर्थन देना चाहिए। उन्होंने आज तक सुप्रीम कोर्ट के जजों के भ्रष्टाचार के बारे में कार्यकर्ताओं को गुमराह किया है, कार्यकर्ताओं को गलत इंफॉर्मेशन दी है। तो मैं सुब्रमण्यम स्वामी से भक्तों के, और उनकी बहुत बड़ी संख्या है, उनकी संख्या इसलिए बहुत बड़ी है कि जो पेड मीडिया है, मीडिया को ये मिशनरी और यूएस का मल्टीनेशनल कंपनियां वो पैसा देती है कि आप सुब्रमण्यम स्वामी को हीरो बनाओ, ताकि जो मुद्दे हैं वो दब जाए। दूसरा अंत में आता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे काफी समय पहले मैंने एक एडवर्टाइज दी थी 31 जुलाई 2009 में मैंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ एडवर्टाइजमेंट दी थी इंडियन एक्सप्रेस ऑल इंडिया में, और तब मैंने अपील की थी कार्यकर्ताओं से कि भाई जो भी कार्यकर्ता इलेक्ट्रॉनिक मशीन के खिलाफ है वो मिलके या अकेले या मिलके 10-20 हजार का खर्चा करें। कैसे? कैंडिडेट बन जाओ, 10-20 हजार का खर्चा आएगा, डिपॉजिट आपकी 10 हजार की जाएगी, 5-10 हजार फॉर्म भरने का खर्चा हुआ। इलेक्शन जीतने के लिए करोड़ चाहिए, इलेक्शन हारने के लिए तो 15 हजार काफी है। यदि 65 कैंडिडेट आ जाते हैं एक कंस्टिट्यूएंसी में, तो इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं इस्तेमाल कर पाएगा, उसको पेपर बैलेट यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ईवीएम जो मशीन है उसकी लिमिट है 64 कैंडिडेट की। 65 कैंडिडेट आए तो कलेक्टर की मैनुअल में लिखा है कि ईसी से पूछो कि क्या करना है, और 99% केस में, आज तक ईसी ने बोला 100% केस में कि पेपर बैलेट यूज करो। उसका मैं एग्जांपल देता हूं, रियल एग्जांपल, कि 2009 में तेलंगाना एरिया जो है आंध्र प्रदेश का, वहां पे 12 एमएलए ने रिजाइन किया, तो वहां पे 12 इलेक्शन हुए, एमएलए बाई इलेक्शन, असेंबली बाई इलेक्शन, और वहां पे जो टीआरएस है उसने हर एक सीट पे 70-70 उम्मीदवार खड़े कर दिए, तो वहां पे पेपर बैलेट इस्तेमाल करना पड़ा। और वो 12 सीट में से 8 सीट कुछ कांग्रेस की थी, पेपर बैलेट इस्तेमाल करने के बाद 8 में से 1 सीट कांग्रेस की रह गई। वैसे कांग्रेस वाले कहते हैं कि और भी बहुत सारे कारण थे, और भी कारण थे, लेकिन तेलंगाना ने ये सिद्ध करके बताया कि यदि एक कंस्टिट्यूएंसी में 64 कैंडिडेट रखते हैं तो वहां पे पेपर बैलेट यूज करना पड़ेगा। अब ये बात मैंने 2009 में कही थी, क्योंकि मैं चुनाव लड़ा था मई 2009 में, तो वो कलेक्टर की मैनुअल होती है पूरी, रिटर्निंग ऑफिसर की मैनुअल 300 पेज की, पूरा पढ़ लिया मैंने। तो उसमें लिखा था कि भाई 64 से ज्यादा उम्मीदवार हो तो आप इलेक्शन कमीशन से पूछो कि क्या करना है। मैंने बोला कि इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, वो तो कोई इंजीनियर नहीं है कि नया ईवीएम लेके आए। तो उन्होंने बोला कि ऐसे केस में पेपर बैलेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं जब कार्यकर्ताओं ने सुब्रमण्यम स्वामी से पूछा कि भाई इस तरह से 70 उम्मीदवार करने चाहिए, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने मना किया कि नहीं, इसमें तो अफरा तफरी मच जाएगी, बदनामी हो जाएगी, बस अदालत में जाते हैं, अदालत है वो जजमेंट दे देगी, इस तरह से 70 उम्मीदवार खड़े करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं बोलता कि उनकी वजह से मेरा तो बहुत लिमिटेड रोल है, मैं तो 50 एडवर्टाइजमेंट तो दे नहीं सकता, मुझे तो उनकी तरह मल्टीनेशनल कंपनियों का फंडिंग है नहीं कि पूरे अखबार में फोटो के साथ मेरा स्टेटमेंट छपवा सकूं। पर जो थोड़े बहुत कार्यकर्ता कन्विंस हुए थे कि नहीं, हर एक सीट में हमें 70 उम्मीदवार खड़े करने की कोशिश करनी चाहिए, उस पर उन्होंने पानी फेर दिया कि नहीं, ये कोर्ट रूम ड्रामा जो है कि अदालत के धक्के खाओ, सुप्रीम कोर्ट का जज है, हाईकोर्ट का जज है, वो ईवीएम कैंसिल करा देगा, बस उससे काम हो जाएगा। 3 साल से ईवीएम टिका हुआ है, वो इसी की वजह से कि ये कोर्ट रूम ड्रामा हुआ। साफ साफ दिख रहा है कि हिंदुस्तान के जज है वो हमारे पुलिस का और नेता से ज्यादा करप्ट है। वो कभी ईवीएम कैंसिल नहीं करेंगे, और 10 साल बाद ईवीएम कैंसिल करे तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए ईवीएम को हराने का एक सरल उपाय है कि हर एक कंस्टिट्यूएंसी में उम्मीदवार खड़े करने की कोशिश करो। तो एक कंस्टिट्यूएंसी में यदि 70 उम्मीदवार खड़े करने हो और मान लो 10,000 डिपॉजिट है तो 7 लाख रुपए का खर्चा होगा। तो बीजेपी और ये जो पार्टी है उनके लिए कोई 7 लाख तो बड़ी रकम है नहीं। एक कंस्टिट्यूएंसी में वो 2-5 करोड़ का खर्चा करते हैं, तो उनको कहो कि भाई आप 70 कार्यकर्ता खड़े करो, और नहीं करते तो वो एक्सपोज हो जाएंगे, प्रूव हो जाएगा कि भाई बीजेपी है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का समर्थन करती है। क्यों बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का समर्थन करती है, वो आप बीजेपी के लीडर से पूछिए। पर यह मुहिम यदि चलती कि हर एक असेंबली सीट में और हर एक पार्लियामेंट्री सीट में 70 कार्यकर्ता खड़े होने चाहिए, तो उसके द्वारा ईवीएम को हराया जा सकता था। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला ये 70 कार्यकर्ताओं की बात बकवास है, ऐसा नहीं करना चाहिए, अदालत चलते हैं, हाईकोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, बस कोर्ट के धक्के खा रहे हैं पिछले 3 साल से। और जब जजमेंट उनके अगेंस्ट आया, हाईकोर्ट ने बोला कि ईवीएम चालू रहेगा, दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ बोल दिया कि ईवीएम चालू रहेगा, आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तो उन्होंने कोर्ट की तारीफ की कि बहुत अच्छा जजमेंट दिया है। भाई एक तरफ से आप कहते हो कि ईवीएम निकालना चाहिए,
दूसरी तरफ से जब